नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपके रीड के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए सेकेंड ग्रेड के लिए उपयोगी टॉपिक आरटी को लेकर आई हूँ। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन, जिसका पूरा नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 एग्जाम में पूछा गया है। ये पूरा नाम आपको ध्यान रखना है कि आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है। बच्चों, मैं इसके पहले की जर्नी आपको नहीं बता रही हूँ कि आरटी एक्ट शुरू होने से पहले कौन कौन से आयोग आए और किस किस में इसकी बात कही गई है। क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में इसकी पृष्ठभूमि से कोई प्रश्न नहीं बने हैं और न ही बनेंगे। हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है और उन्हीं चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगी जो एग्जाम के लिए उपयोगी है। फालतू उसकी हिस्ट्री जानकर हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ ही पढ़नी है। तो चलिए, हमने नाम जान लिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह लागू कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010। ये 9 गलत छप गया है, आपको ध्यान रखना है। 2010 जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो चुका है, पर ये जब लागू हुआ तब जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था। इसको लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? अगर आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन किया गया। और 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2002 में। ये 1 अप्रैल 2010 वाली डेट जो है वह एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 2015 में रीट लेवल 2 में ये प्रश्न आ चुका है और फुल फॉर्म वाला प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। संविधान संशोधन कब हुआ? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का श्रेय कौन से अनुच्छेद को जाता है? तो अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 21 क है जो हमारा 21 था पहले अनुच्छेद, उसमें एक क जोड़कर इसको जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को, और हमारे मूल कर्तव्य में यह 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। अब ये आरटी एक्ट लागू करने के लिए पहले किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले कैबिनेट की हमारी जो बैठक थी वो 2 जुलाई 2009 को की गई आरटी एक्ट पे चर्चा करने के लिए। उसके पश्चात सर्वप्रथम यह आज तक एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है ये, पर आपको ध्यान रखना है कभी आ जाए तो। सर्वप्रथम यह राज्यसभा में लागू हुआ था, और राज्यसभा में कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2009 को। अब इसको याद करने के लिए देखो, राज्यसभा में 2 है तो आपको ध्यान रखना है 20, और 20 जुलाई 2009 को यह राज्यसभा में लागू किया था सर्वप्रथम। फिर लोकसभा में यह 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ। लोकसभा 4 अक्षर है और ये भी 4 है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ। राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कब किए? तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। और हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी न्यूज़ है वह अखबार में, गजट में, किसी में भी है वह 1 दिन के बाद छपती है, इसलिए गजट में इसका प्रकाशन हुआ था 27 अगस्त 2009 को। और उसके पश्चात यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हो गया था। अब हमें ये तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली, इसमें मैंने आपको बता दिया प्रश्न बने हैं एग्जाम में, इससे बने हैं, इससे बने हैं, इससे बने हैं और इससे बना है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। अब आपको देखना है कि इसके अंतर्गत कुल अध्याय कितने हैं। तो इसके अंतर्गत कुल अध्याय 7 हैं। धाराएं कितनी है? 38 है। एग्जाम में नहीं पूछा गया है एक भी बार, पर फिर भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कोई पूछ ले कि आरटी एक्ट के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है 38 धाराएं हैं। कुल अध्याय कितने हैं? तो 7 अध्याय हैं। 7 अध्यायों में इन 38 धारा को सम्मिलित किया गया है और एक अनुसूची है इसके अंतर्गत। अब हम
आगे इन सभी की चर्चा करेंगे। कुल 7 अध्यायों की चर्चा करेंगे, 38 धाराओं की चर्चा हम करने जा रहे हैं। एक जानकारी देख लेते हैं कि यह एक्ट पारित करने वाला भारत कौन सा देश बना, तो 135वां देश बना। ये वहाँ नहीं है, एक्ट पारित करने वाला भारत 135वां देश बना है। और पहला देश कौन सा था प्रथम, तो नॉर्वे। अब हम देखते हैं आरटी के अध्याय व धाराएं कि हमारे 7 अध्याय के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं को सम्मिलित किया गया है। हमारे सबसे पहला अध्याय है प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत धारा 1 व धारा 2 को सम्मिलित किया गया है। उसके पश्चात हमारा दूसरा अध्याय है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जिसको धारा 3 से 5 तक में सम्मिलित किया गया है। तीसरा है माता पिता व सरकार के उत्तरदायित्व, जिसके अंतर्गत धारा 6 से 11 तक सम्मिलित है। चौथा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण और रीट के सिलेबस में सिर्फ आपका ये एक ही अध्याय है। चौथा अध्याय स्पष्ट उल्लेखित है कि विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व आपको पढ़ने हैं, और जिसके अंतर्गत हमारी धाराएं हैं 12 से 28 तक सम्मिलित की गई है। तो हमको रीट के, अगर कोई बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है तो रीट के दृष्टिकोण से उसको सिर्फ चौथा अध्याय ही पढ़ना है। मोस्ट IMP, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी से अधिकतर 99% प्रश्न चौथे अध्याय से ही पूछे जाते हैं। मतलब हमें चौथे अध्याय पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। बहुत सी बार तो चौथे अध्याय का नाम ही पूछ लिया जाता है, तो हमें चौथे अध्याय का नाम रख लेना है, विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व चौथे अध्याय का नाम है। और यह 12 से 28 तक की धारा इसमें सम्मिलित की गई है। हम इस धारा अध्याय पे बहुत वेटेज देंगे, इन धाराओं पे भी बहुत वेटेज देंगे, और इसको हम अच्छे से याद, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। बाकी धारा पढ़ाऊंगी मैं आपको, पर साधारण रूप से इसकी जानकारी हमारे लिए काफ़ी होगी। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हमारा 5वां अध्याय है, जो धारा 29 व 30 में सम्मिलित है। बाल अधिकारों का संरक्षण हमारा अध्याय 6 है, जिसके अंतर्गत 31 से 34 तक की धाराएं हैं। और 7वां अध्याय नियम बनाना या विविध कह सकते हैं, जो 35 से 38 धारा इसमें सम्मिलित है। ऐसे करके हमारे कुल 7 अध्याय हैं। मैंने इस 7वें अध्याय का आपको नाम बता दिया है। बहुत सी बार चौथे अध्याय के नाम से प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसके अंदर धाराएं कौन सी 12 से 18, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा वेटेज देना है। तो चलो आइए अब हम एक एक धाराओं को विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं कि हमारी प्रत्येक धारा क्या कहती है आरटी एक्ट के तहत। तो बच्चों, आपको ये चौथी धारा का नाम याद कर लेना है, विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व, और उसमें धाराएं सम्मिलित हैं आपके 12 से 28, उसको ध्यान में रख लेना है। चलो हम अब पढ़ लेते हैं धारा 1। अब हमारी धारा 1 क्या कहती है, सबसे पहले जानिए आप। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, मतलब इस अधिनियम का नाम क्या है, वो धारा 1 में सम्मिलित किया गया है, और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। इस दृष्टिकोण से ये IMP है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इस धारा का संक्षिप्त नाम है, जो हमें याद रखना है, क्योंकि हम जिसको पढ़ रहे हैं उसका तो हमें याद होना ही चाहिए। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से आयु वर्ग के बालकों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए यह एक्ट पारित किया गया है। अब धारा 2 हमारी क्या कहती है, तो शब्दावली है। धारा 2 में शब्दावली, किन किन चीज़ों की शब्दावली दे रखी है उसका अपन थोड़ा सा विवरण यहाँ जान लेते हैं। देखिए, बार बार ये शब्दावली आएगी तो आपको पहचानने में दुविधा नहीं होगी। जैसे बालक किसको कहा गया है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को यहाँ बालक का दर्जा दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा मतलब हमारी 1 से 8 कक्षा तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है। ये भी प्रश्न एक बार किसी में पूछा जा चुका है कि प्रारंभिक शिक्षा से आशय है 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा हमारी कहलाती है 1 से 8। फिर एक शब्द आता है अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब प्रवेश प्रक्रिया से मतलब है अनुवीक्षण प्रक्रिया। समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार हमारी समुचित सरकार कहलाती है। स्थानीय निकाय के अंतर्गत हमारे क्या क्या आएंगे, तो ग्राम पंचायत आएगी,
पंचायत समिति आएगी, जिला परिषद आएंगे, नगर निगम आएंगे और नगर पालिका। ये स्थानीय निकाय के अंतर्गत गिने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्थानीय निकाय। वंचित वर्ग में आएंगे SC ST OBC, अल्पसंख्यक को वंचित वर्ग कहा जाता है। और फिलहाल अभी वंचित वर्ग में जो जनरल का आरक्षण दिया गया EWS, वह भी वंचित वर्ग में गिना जाएगा। और उसके पश्चात है दुर्बल वर्ग, जो BPL की श्रेणी में आते हैं, उनको कहते हैं दुर्बल वर्ग। तो ये शब्दावली हमारे RT एक्ट में दी गई है, जिसको बार बार प्रयोग किया जाता है, तो हमें शब्दावली समझने में आसानी रहेगी। तो पहला था हमारा पूरा नाम, दूसरा था हमारा शब्दावली। तीसरी धारा है हमारी, क्या कहती है बच्चों तीसरी धारा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नजदीक में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। मतलब धारा 3 ये कहती है कि हमारे जो 6 से 14 वर्ष के, मतलब पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है, वह नजदीक में प्रारंभिक शिक्षा उनको प्राप्त होनी चाहिए। मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत में प्रत्येक जगह एक प्रारंभिक स्कूल होगी, जहां 1 से 8 तक की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। मतलब नजदीक में स्कूल होनी, ताकि बच्चों को प्रवेश में आसानी रहे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नजदीक में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। ये क्या कहती है? धारा 3, मतलब पास में स्कूल होनी चाहिए। धारा 4 क्या कहती है? बच्चों की उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। मतलब बच्चा जिस आयु का होगा, उस आयु वर्ग में बालक को प्रवेश मिलेगा। जैसे मैंने एक सारणी बना के दी है कि बालक 6 वर्ष में स्कूल जाता है तो पहली कक्षा मिलेगा, 7 वर्ष में जाएगा दूसरी कक्षा मिलेगा, 8 वर्ष में जाएगा तीसरी कक्षा में, 9 वर्ष में जाएगा तो चौथी कक्षा में। ऐसे वह जिस आयु वर्ग में स्कूल में जाएगा, वहां पर उसको एडमिशन दिया जाएगा। मान लो कोई बालक है, वो 10 वर्ष की उम्र में स्कूल जाता है, तो उसको कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आपको 6 से उम्र गिन लेनी है। अगर कोई बालक है, वह 13 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाएगा, तो उसको 8वीं कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। मतलब बालक जिस आयु वर्ग में स्कूल में जाता है, उसी आयु वर्ग में उसको एडमिशन दिलाया जाएगा और उसको पिछली कक्षाओं का सिलेबस, एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा पढ़ाई करके पूरा करवाया जाएगा। पर उसको, अगर वो 10 वर्ष में स्कूल जाएगा, तो उसको पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसको डायरेक्ट किसमें प्रवेश दिया जाएगा? 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये हमारा RT एक्ट कहता है। ये ध्यान रखना बच्चों, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालक है, वह 8 वर्ष की उम्र में स्कूल जाता है, तो उसको कौन सी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा? तो हमें ध्यान रखना है कि 8 वर्ष में जाएगा तो उसको हम तीसरी कक्षा में एडमिशन देंगे। फिर इसी धारा के अंतर्गत हमारी धारा 4 क्या कहती है कि 14 वर्ष के पश्चात भी प्राथमिक शिक्षा से, ये प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक शिक्षा से वंचित बालक विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। मतलब 14 वर्ष का वो हो गया, अगर वो प्रारंभिक शिक्षा से 1 से 8 तक की शिक्षा से वंचित है, तो भी वह प्रवेश 14 साल के बाद भी उस स्कूल में ले सकता है और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकता है। ये हमारी धारा 4 कहती है। अब है बच्चों धारा 5। अब धारा 5 क्या कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात या दौरान, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 8 तक। अब प्रारंभिक शिक्षा का आपको समझ लेना है कि 1 से 8, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात या दौरान विद्यार्थी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब 1 से 8 के बाद स्कूल से उसको स्थानांतरण मतलब TC प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है, या पढ़ने से के दौरान अगर उसके माता पिता कहीं बाहर जाके बस गए हैं, तो उस विद्यालय से उसको TC प्राप्त करने का अधिकार है। तो धारा 5 क्या कहती है? स्थानांतरण प्राप्त करने का अधिकार धारा 5 के अंतर्गत दी गई है कि TC हमें किसके तहत मिलेगी? धारा 5 के तहत हमें TC प्राप्त करने का अधिकार है। बालक को, उसको न ही कोई शिक्षक न ही कोई प्रधानाध्यापक रोक सकता है, ये उसका अधिकार है। और ये अधिकार कौन सी धारा में वर्णित है? तो धारा 5 में वर्णित है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार। धारा 6 हमारी क्या कहती है कि कानून लागू होने के, मतलब कानून कब लागू हुआ? हमारा 1 अप्रैल 2010 को कानून लागू हुआ। तो कानून लागू होने के 6 माह के भीतर सरकार विद्यालय से संबंधित सारे मानवीय व भौतिक संसाधन पूरे करेगी। मतलब
एक्ट जब लागू हो गया 2000 अप्रैल 2010 में, उसके 6 माह के भीतर उस विद्यालय में सारे मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व बनता है। ये कहती है हमारी धारा 6। धारा 7 क्या कहती है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस कानून को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। मतलब धारा 7 ये कहती है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार है वह धन उपलब्ध कराएगी। ये धन उपलब्ध कराने का रेशो हो सकता है 60-40 भी हो या 65-35 भी हो सकता है, पर इस अनुपात में केंद्र सरकार व राज्य सरकार है वह धन उपलब्ध कराएगी स्कूलों को। ठीक है। धारा 7 क्या कहती है? धन उपलब्ध कराना किसको? विद्यालय को। कौन कराएगा? केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। धारा 8। अब धारा 8 हमारी क्या कहती है कि अनिवार्य शिक्षा का समुचित दायित्व सरकार का रहेगा। धारा 8 क्या कहती है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को अनिवार्य शिक्षा, है ना, यानी सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त हो, उसका समुचित दायित्व, संपूर्ण दायित्व किसका होगा? सरकार का। समुचित मतलब केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। मैंने आगे शब्दावली में आपको बताया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनिवार्य शिक्षा हमारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का ये दायित्व है, क्योंकि आरटी हमारे पूरे देश में लागू है, ऐसा अकेला नहीं है कि राजस्थान में ही लागू है। इसलिए समुचित सरकार का ये दायित्व है कि वह अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाए। तो धारा 8 क्या कहती है कि अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक सरकार पहुंचाए। अब धारा 9 स्थानीय अधिकारी के दायित्व के। जो स्थानीय अधिकारी, अब मैंने तुमको बताया स्थानीय अधिकारी का में कौन कौन आ जाते हैं, तो स्थानीय अधिकारी के दायित्व हैं वह धारा 9 में बताए गए हैं। धारा 10। धारा 10 क्या कहती है बच्चों? प्रत्येक बच्चे के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजे। नियमित स्कूल भेजे किसका दायित्व है? प्रत्येक बच्चे के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजे। ये कहती है धारा 10। आपको याद रखना है कि धारा 10 क्या कहती है कि माता पिता, संरक्षक, अभिभावक की जिम्मेदारी है कि उनके बच्चों को वो नियमित स्कूल भेजे और अनिवार्य रूप से शिक्षा उनको दिलाए। ये हमारी कहती है धारा 10। धारा 11 क्या कहती है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब 3 से 6 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी धारा 11 कहती है कि जिन जिन स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है उन स्कूलों में बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाए। ये कौन कहता है? धारा 11। बच्चों यहाँ तक आपके मैंने आपको ऊपर बताया था 3 अध्याय पूरे हो जाते हैं। प्रस्तावना पहला दूसरा में हमने देखा था कि पहले में हमारा नाम था, दूसरे में शब्दावली थी। फिर दूसरा था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 3 से 5, और 3 से 5 में हमारे क्या कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नजदीक में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी और बच्चों की उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के दौरान स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और हमारी अध्याय 3 था माता पिता व सरकार के उत्तरदायित्व थे, जो हमारे 6 से 11 तक थे कि माता पिता व सरकार के क्या उत्तरदायित्व है। तो सरकार के क्या उत्तरदायित्व थे कि 6 माह के भीतर मानवीय एवं भौतिक संसाधन पूरे करेंगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार मतलब समुचित सरकार धन उपलब्ध कराएगी। अनिवार्य शिक्षा का समुचित दायित्व सरकार का होगा। स्थानीय अधिकारी के दायित्व बताए थे और माता पिता के अधिकार थे कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो माता पिता व सरकार के दायित्व थे हमारे यहाँ पर कि सरकार के जो दायित्व थे 6 से 9 तक में थे और 10वें थे हमारे अभिभावक के दायित्व, और 11वें में सरकार के दायित्व है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बालकों की करनी है। तो ये हमारा 1 से 11 तक 3 अध्यायों में था जिसको हमने पढ़ लिया है। हमारा महत्वपूर्ण अध्याय 4, ठीक है, 12 से 28। देखिए अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व 12 से 28 बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ मैं इन धाराओं को आपको याद कराऊंगी, पर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में याद कराऊंगी। आपके वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल इसको
इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ। अब मैं आपको एक बार पुनः मोटे मोटे तौर पे जो जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसको रिवाइज कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें पूरा नाम याद रखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2009। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। राज्यसभा में कब लागू? 20 जुलाई 2009। लोकसभा में 4 अगस्त 2009। और कुल अध्याय हमारे 7 थे। धारा 38 और अनुसूची 1। भारत 135वां देश बना था और इसके अंतर्गत हमारे 7 अध्याय, जिसका हमने नाम देखा था प्रस्तावना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, माता पिता व सरकार के उत्तरदायित्व, विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, बाल अधिकारों का संरक्षण व नियम बनाना या विविध। इसके पश्चात बच्चों हमने देखा धाराएं 1 से 10 तक हमने 11 तक हमने धाराएं देख ली, जो हमारे 3 अध्यायों में सम्मिलित थी, जिसमें मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है। पहले का, जिसमें पूरा नाम है, दूसरा शब्दावली है, तीसरा हमारा प्रारंभिक शिक्षा है, चौथा हमारे बच्चों की उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश है, 5वां है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, 6ठा है मानवीय एवं भौतिक संसाधन सरकार पूरे करेगी, सरकार धन, 7वां है सरकार धन उपलब्ध कराएगी, समुचित दायित्व सरकार का होगा, अनिवार्य शिक्षा का धारा 8, स्थानीय अधिकारी के उत्तरदायित्व धारा 9, 10 में प्रत्येक बच्चे के माता पिता अभिभावक संरक्षक की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजे, और धारा 11 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। धारा 12 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अनावश्यक कुछ भी चीज़ यहाँ शामिल नहीं की है। जो मोटे तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही शामिल किया है। बच्चों, इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। धारा 12 बहुत ज़्यादा वहाँ से महत्वपूर्ण है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए यहीं तक। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।